हेलो देवी और देवताओं, नमस्कार। आज डिस्कवरी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और नया सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एक दिन वोकैब का जरूर होगा। आज वोकैब लेकर आए हैं। वोकैब में इडियम्स है। वैसे तो इडियम्स होते हैं आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं और एग्ज़ाम में ये इडियम्स आते हैं। हर एग्जाम में 1 से लेकर 5 नंबर तक आपके बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे साथ समस्या एक होती है कि हम इन्हें याद कैसे करें, हाउ टू लर्न इट, किस तरीके से याद करें। हमें मेन समस्या यही होती है। इसको याद करने का एक मेथड है। जो भी यहां पढ़ाया जाए, जो भी वर्ड पढ़ाया जाए, जो भी एक इडियम्स पढ़ाया जाए, उसे अपनी लैंग्वेज में यूज करना है। आपको उसे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करना है, इससे दूर नहीं हटना। आपको कहीं भी किसी से भी कोरिलेट करना है, कोई भी वर्ड कोरिलेट करना है। जब भी कोरिलेट करोगे वर्ड, वो आपके लैंग्वेज में भी शामिल हो जाएगा और आपकी दिनचर्या में भी शामिल हो जाएगा। और जब आप बोलोगे तो आपकी लैंग्वेज भी इतनी प्रभावित हो जाएगी कि दूसरे आदमी उससे प्रभाव में आएंगे। और हमें यही तो करना है, हमें यही तो करना है, अपने ज्ञान से प्रभाव में लाना है दूसरे को। देखिए इडियम्स, इडियम्स क्या है? इडियम्स वही होते हैं जो किसी भी चीज को एक ऑर्नामेंट की तरह काम करते हैं। ऑर्नामेंट की तरह। ऑर्नामेंट क्या होता है? जो सजाते हैं। तो आपकी लैंग्वेज को, आपको ये सजाएंगे। जैसे एक पहला हम इडियम्स लेते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। यहां एप्पल है, इसका मतलब सेब होता है, जानते हो आप। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। तो यहां से अगर हम याद करें एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, देखिए यहां एन लगाया है। मैंने आर्टिकल में बताया था कि AEIOU अगर आता है इनके साथ में हम एन का यूज करेंगे। यहां है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, क्वारल। तो इसे कह सकते हैं कॉज ऑफ क्वारल। कॉज ऑफ क्वारल इंग्लिश में इसका मीनिंग देना होगा आपको। क्या होगा? वहां की ये लिखा मिलेगा, इसके नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से इसका सही मीनिंग आपको सॉर्ट आउट करना है और वो लिखना है, ठीक है। ये तो रही उसकी बात एग्जाम की। और याद करने की विधि क्या है? अब आप इसको कोरिलेट करिए। इसको कह सकते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक झगड़े की जड़। इसको क्या कहेंगे? झगड़े की जड़। एक एप्पल झगड़े की जड़ है, क्या हो सकता है? अब आप इसे कोरिलेट करिए। कहां करेंगे? जैसे आप जहां रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी जो किसी दो लोगों के बीच में झगड़े का जड़ हो। जैसे हम इंडिया में रहते हैं और उस पर देखें, हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कश्मीर, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ रहे? कश्मीर अगर आप यहां से लोगे तो लिख सकते हो कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है जो हमेशा दो लोगों के बीच में आती है, दो चीज के बीच में आती है, बिटवीन। इसको भी ध्यान रखना, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ रहे? अब ये तो रही राष्ट्रीय स्तर की बात। आप बीच में ले सकते हो, कोई पेन ले आए आप और उसमें आपका छोटा भाई या छोटी बहन उसमें झगड़ रहे हैं, तो पेन को भी कह सकते हो कि भाई इस पेन को तोड़ देना चाहिए। ये एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया इन दोनों के बीच में, ये झगड़े की चीज हो गई। या एक खिलौना ले आए, कभी उसको मोनू उठा लेता है, कभी सोनू उठा लेता है, वो एक खिलौना भी क्या होगा? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया। और जैसे कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और भी आपके पास सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए आपकी एक गर्लफ्रेंड है और वो दूसरे से बात करती है, तीसरे से बात करती है, तो ये कह सकते हो कि राखी तो भाई एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गई, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गई, झगड़े की जड़ हो गई, उसको छोड़ना ही बेहतर होगा, राइट। तो ये किसी से भी कोरिलेट कर सकते हो, आप कहीं भी कोरिलेट कर सकते हो। तो आज के बाद एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आपको यूज करना है, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करना है। अपने एक शब्द हटाकर, जो हिंदी का यूज करते हो आप, उसको हटा करके इसको यूज करना है। यू हैव टू यूज दिस इन योर रेगुलर लाइफ। ओके, नेक्स्ट, एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल का बहुत ज्यादा यूज हुआ है इडियम्स में। एक एडम्स एप्पल होता है, एप्पल का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। यहां कह रहे एन एप्पल ऑफ वंस आई, एक आंखों का सेब। अगर यहां से इसका मीनिंग निकालते हैं तो ये आंखों का सेब है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे तो ये होता है आंखों का तारा। इंग्लिश में कहेंगे तो वेरी डियर।
वेरी डियर। अब क्या कहोगे, इसको यूज करोगे अपने सेंटेंस में, यूज करोगे। आंखों का तारा पढ़ा होगा तुमने बचपन में कि भाई सोहन तो अपनी माँ का आंखों का तारा है, अपनी माँ का एकमात्र सहारा है। ये कह सकते हो कि भाई एन एप्पल ऑफ वंस आई क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। कौन सी चीज तुम्हें बहुत ज्यादा प्रिय है, कोई सी भी हो सकती है, एक्स वाई जेड लगा लीजिए, जो भी आपके जीवन में, जिसके लिए आप जान दे भी सकते हो, खैर लेने की तो बात मत करो, जिसके लिए आप जान दे सकते हो वो आंखों का तारा। जैसे एक मां के लिए अपना बेटा आंखों का तारा होता है, क्या कहोगे, ए सन इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर, एन एप्पल ऑफ वंस, एन एप्पल ऑफ हिज मदर। क्या कहोगे, एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। तो क्या कहोगे कि भाई एक बेटा अपनी मां के लिए आंखों का तारा होता है। यहां से आपका काम चल जाएगा, एन एप्पल ऑफ वन साई। क्या मतलब है इसका, वेरी डियर, बहुत ही प्रिय। कोई भी चीज आपके लिए बहुत प्रिय हो सकती है, राइट। लिविंग थिंग्स के लिए यूज करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं। तो ये आप यूज कर सकते हो, किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। ज्यादातर ये छोटे उसके लिए यूज होगा जो आपसे छोटे हैं, आंखों का तारा उन्हें ही कहा जा सकता है, मेरी आंखों का तारा है, राइट। अब यहां देखिए नेक्स्ट, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। क्या होता है कि ये फायर है, फायर का मतलब होता है आग, और फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। आग जली हुई है और उसमें फ्यूल डालने से क्या वो बुझ जाएगी, नहीं बुझेगी ना, तो वो और भड़क जाएगी, और भड़क जाएगी। जैसे टू एग्रावेट, इसका सही मीनिंग है टू एग्रावेट सम सिचुएशन और मैटर, मतलब सिचुएशन और सिचुएशन को खराब कर देना। जैसी सिचुएशन है उसे और खराब कर देना। आप किसी आदमी को ले आए किसी झगड़े के बीच में, ये सोच करके कि भाई ये शांत करा देगा, और उसने क्या कहा, आग में घी डालने का काम कर दिया, और ऐसी बातें कह दी वहां कि वो लड़ाई या तो बुझनी थी या फिर और भड़क गई। तो वहां आप कह सकते हो टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू एग्रावेट सम सिचुएशन और मैटर, कि भाई इस व्यक्ति ने तो बस आग में फ्यूल डालने का काम किया। यहां से भी काम चल जाएगा आपको, अगर आप यहां इसे लैंग्वेज में इस तरह से यूज करोगे कि इसने तो फायर में फ्यूल डालने का काम किया है, फायर में फ्यूल, राइट। फायर में टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इस व्यक्ति ने फायर में फ्यूल डालने का काम किया है कि सिचुएशन को और बढ़ा दिया। आपको ये यूज करने हैं, इनका मीनिंग ये पता होना चाहिए, लैंग्वेज में ये यूज करने हैं। जब करोगे ना भाई साहब, पता नहीं चलता कौन सा वर्ड किस व्यक्ति को, किस देवी को, किस सज्जन को कहां प्रभावित कर जाए। इसलिए जितना हो सके आपको लैंग्वेज को सुधारना है। देखो चेहरे से कुछ पता नहीं चलता, जब यहां से निकलते हैं ना वर्ड, वही बताते हैं कि कैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी, कैसा आपका व्यक्तित्व होगा। ये तो चेहरे तो सबको अलग अलग दिए हुए हैं, चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। जब आप यहां से ज्ञान की वर्षा करोगे तब पता चलेगा। किसकी वर्षा, ज्ञान की वर्षा। चलिए सब, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, क्या है इसका, फायर में फ्यूल डालने का काम किया है। मैंने यूज करा, आप इसे हिंदी में यूज करो, इंग्लिश में यूज करो। अगर आपसे सेंटेंस नहीं बनाए जाते मुझे कमेंट में करके बता सकते हो, मैं सेंटेंस बनाना सिखा दूंगा आपको। आगे चलिए साहब, ए बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब है बेड पर फूल कब सजाए जाते हैं, जीवन में एक बार ही सजाए जाते हैं। बेड में जब फूल सजाए जाते हैं तो वो बहुत ही प्रिय हो जाता है बेड। बेड ऑफ रोजेज मतलब फूलों का बिस्तर, फूलों का बिस्तर समझते हो ना, फूलों का बिस्तर की आप किसी भी समय उस पर आराम करने के लिए जाओगे तो मन को बड़ा आराम आएगा। फूलों का बिस्तर, एन इजी वर्क, इसका जो मेन मीनिंग है वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, इसका मेन मीनिंग है एन इजी वर्क। जैसे कोई आपको कहे कि भाई मैं तो आईएएस का एग्जाम पास कर लूंगा, कह दिया, और आपके चेहरे पर एक भाव आया कि जाओ, ये बेड ऑफ रोजेज नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये इजी वर्क नहीं है जो तुमने सोच लिया कह दिया कर लोगे। क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन ये वीरों के क्या होते हैं, ये वीरों के काम होते हैं। वीर सबसे पहले प्राप्त करता है, वीरों के गुलाम होते हैं शमशान, शिखर और सिंहासन। देखिए बेड ऑफ रोजेज, ये बात बोल सकते हो, बेड ऑफ रोजेज, दिस इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। ये वर्क जो काम सोच रहे हो तुम, ये इजी वर्क नहीं है, ये दिस इज नॉट बेड ऑफ रोजेज टू पास द आईएएस एग्जाम इन वन अटेम्प्ट। क्या कहोगे, दिस इज
नॉट ए बेड ऑफ रोजेज टू पास IAS एग्जाम इन वन अटेम्प्ट, इन वन अटेम्प्ट। किसी भी चीज को कह दो जो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये हो नहीं पाएगा, उसे कह दो कि ये भाई बेड ऑफ रोजेज नहीं है, ये इजी वर्क नहीं है, ये डिफिकल्ट वर्क है, यू कांट डू इट, ये कह सकते हो। तो क्या कहोगे? बेड ऑफ रोजेज। IAS की परीक्षा पास करना बेड ऑफ रोजेज नहीं है। अब तुम गए और इसको पास कर दोगे। यहां तो क्लर्क पास करने के लिए सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है, पता नहीं किस किस टीचर का सामना करना पड़ता है, कोई कुछ बता दे, कोई कुछ बता दे, कोई घंटे खा जाता है आपका, कोई टाइम पी जाता है, या बीच में कोई मैसेज आ गया वो वीडियो भी नहीं देख पाए, उस मैसेज में लग जाते। बहुत डिफिकल्ट कार्य है तुम्हारे लिए एग्जाम को पास करना। एक जगह कहाँ रहते हो, कहाँ एक जगह रहते हो? अगर पढ़ने लगे और पढ़ने के बीच में कोई मैसेज ऐसा आ गया तो वहां लग जाओगे आप, नहीं? यस। तो क्या होगा? बेड ऑफ रोजेज टू पास एन इजी एग्जाम इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज नाउअडेज। आजकल एक हल्का सा एग्जाम पास करना भी बेड ऑफ रोजेज नहीं रह गया, राइट? चलिए साहब, एडम्स एल। एडम्स एल, एडम्स के बारे में सुना होगा आपने। एडम्स एल का मतलब होता है प्योर वाटर। और टू ईट एडम्स एप्पल, इसका मतलब होता है इस एडम्स का, एडम्स एप्पल, एडम्स के सेब के बारे में पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो बता देता हूं। इसे माना जाता है कि बहुत ही ज्ञान का सेब रहा था ये, बहुत ही ज्ञान का सेब। तो टू ईट एन एडम्स एप्पल, एडम्स का एप्पल खा लेने का मतलब है कि आपको तो बहुत ज्ञान हो गया, आप तो विश्व ज्ञानी हो गए, सारी जगह का ज्ञान हो गया। ये कह सकते हो कि यार इतना ज्ञान हो गया तुम्हें, क्या एडम्स का एप्पल खा लिया तुमने? हैव यू ईटन एन एडम्स एप्पल? इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ तुम्हें? तो ये एडम्स एप्पल और ये एडम्स एल, इसका मतलब क्या है? प्योर वाटर। क्या कहोगे कि भाई मुझे डर नहीं है किसी बात का, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, क्योंकि आई ड्रिंक एवरीडे एडम्स एल, कि मैं तो हमेशा क्या पीता हूं? प्योर वाटर पीता हूं, मुझे डर ही नहीं है किसी बीमारी का। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग बिकॉज I drink Adam's ale. Adam's ale means प्योर वाटर। मुझे डर नहीं है किसी भी चीज का, मैं एक शुद्ध वाटर का प्रयोग करता हूं, शुद्ध वाटर पीता हूं। तो यहां एडम्स एल, एडम्स एल का मतलब क्या है? प्योर वाटर यूज कर सकते हो। एडम्स एल है कि नहीं है? जब वाटर लेके आए आपके पास में, आपको वाटर दो तो कहे कोई कि भाई कैसा वाटर है, RO का है या नहीं है, तो इसको आप एडम्स एल बोल सकते हैं। यू कैन यूज इट, दिस इज एडम्स एल, प्योर वाटर है बिल्कुल, एडम्स एल। तो वाटर के लिए यूज होगा एडम्स एल। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल का मतलब है ज्ञान का सेब, ए नॉलेज, एन एप्पल ऑफ नॉलेज, ग्रेट नॉलेज। अच्छा, इसके बारे में, एडम्स के बारे में सुना होगा आपने। कहां से इसके एप्पल का इतने सारे पढ़ लिए हमने, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ हंसाई, एंड टू ईट एडम्स एप्पल। एप्पल का बहुत ज्यादा यूज हुआ है इनके साथ में, इडियम्स में। तो कहां से आया ये एप्पल इतना ज्यादा? तो आपने सुना होगा ईसाई धर्म में, कहां से हमारा ईसाई धर्म क्या होता है? ईसाई धर्म में एक कहानी है एडम्स और ईव की, हवा और आदम की, सुनी होगी आपने। ईसाई धर्म के अनुसार यह है कि भगवान ने, ईश्वर ने एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया था, बहुत सुंदर बगीचा। तो वहां क्या था कि उस बगीचे में सभी तरह के फल थे,
पशु पक्षी थे, बहुत सुंदर था, लेकिन उसको रखवाली के लिए उन्हें कोई चाहिए था, ईश्वर को। तो उन्होंने एक नर बना दिया, नर मतलब तुम और हम, नर बना दिया, जो सबसे पहला आदमी था, द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट मैन इन द यूनिवर्स। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एडम्स कहते हैं। क्या हुआ कि एडम्स उस बाग की रखवाली करने लगा, दिन बीतते गए, उदास होता गया, इधर एडम्स उदास हो रहा है, भगवान की ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एडम्स क्यों उदास हो रहा है, देख रहा है धीरे धीरे उदासी बढ़ती चली जा रही है। बाग में वैसे तो तरह तरह के फूल फल खाने के लिए थे उसके पास में, लेकिन फिर भी उदासी उसकी कम नहीं हो रही थी। उसकी उदासी देखकर एक दो फल के पेड़ और लगाए गए, लेकिन उसकी उदासी कम नहीं हुई। जब भगवान उनसे मिले तो एडम से पूछा उनको, भाई व्हाट इज द मैटर बिहाइंड योर सैडनेस, बताइए क्या वजह है, क्यों उदास रहते हो इतने। तो उन्होंने कहा आई एम अलोन, कि मेरा मन नहीं लगता, आई फील नॉट लाइक टू लिव हियर, अच्छा नहीं लगता यहाँ रहना, अकेला रहता हूँ। तो भगवान ने उनकी सिचुएशन को हल किया, और एक दिन जब वो एडम सो रहे थे, उनकी पसलियों से कुछ मांस लिया, कुछ पसलियाँ बाहर निकाली, और उन्होंने उससे एक लड़की बना दी, एक स्त्री बना दी। वो उसकी शरीर से ही निकली हुई है, इसलिए उसे नारी कहते हैं, दुनिया की पहली स्त्री, दुनिया का पहला पुरुष नर और दुनिया की पहली स्त्री नारी। ये कह सकते हो हम सभी की माँ ये है हव्वा, और हम सभी के पिता ये है एडम्स। तो क्या हुआ, चलते रहे, तो उन्हें एक चीज बताई थी उस बाग में कि भाई तुम कुछ भी करो, यू कैन डू एनीथिंग, बट यू डोंट ईट द फ्रूट ऑफ दिस ट्री। एक ट्री था उसके बीच में, ये कहा था कि भाई इसके फल नहीं खाने तुम्हें। इनको एक आदेश दिया गया था, डायरेक्शन दी गई थी ईश्वर की तरफ से कि वो फल नहीं खाने तुम्हें। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि एक सर्प, सांप, स्नेक आ गया और इनको उकसाने लगा, नारी को। ये उकस जल्दी जाती है, जल्दी उकसा जाती है, कुछ भी कहो जल्दी गुस्सा आ जाता है। हालांकि ये दया की देवी माना जाता है इन्हें, सबसे ज्यादा दया इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन फिर भी सांप ने सही सोचा कि भाई इनको कहा जा सकता है। क्या हुआ कि इसको कहा कि भाई तुम इस पेड़ के फल क्यों नहीं खाते, कि भाई ये तो ईश्वर ने मना किया हुआ है नहीं कि तुम खाओ, ईश्वर नहीं चाहता कि वो तुम उस जैसे हो जाओ, अगर तुमने खा लिया तो तुम उसके तुल्य हो जाओगे, बिल्कुल उसके समकक्ष हो जाओगे, वो नहीं चाहता। तो ये बात सुननी, और इसने एक एप्पल वहां से तोड़ लिया, एप्पल खाने लगे। इधर से ये एडम्स भी आ गए। एडम्स ने कहा कि भाई ये क्या कर दिया तुमने, ये तो नहीं करना चाहिए था, ये तो मना थी हमारी बात की। तो खैर कोई बात नहीं, उन्हें भी आधा सेब खिला दिया, आधा अपने आप खा लिया। तो क्या हुआ, इसके तुरंत बाद, खाने के बाद क्या हुआ, वो उस बगीचे में बिल्कुल निवस्त रहते थे दोनों, कोई फीलिंग नहीं थी उनके अंदर, कुछ पता ही नहीं था हमें क्या करना है, कहाँ रहना है, कैसे करना है, कुछ ऐसी चीजें नहीं थी। और वो जैसे ही सेब खाया, उनके अंदर ज्ञान, उनके अंदर समझ, उनके अंदर क्या कहते हैं भावनाएं, उनके अंदर क्या कहते हैं कि सब चीज जो एक सामान्य इंसान में होती है वो आ गई। अब उन्हें एक दूसरे को, जैसे ही फल समाप्त हुआ, एक दूसरे को देखने में शर्म आने लगी कि भाई निवस्त्र थे वे तो। अब क्या किया उन्होंने, वहां अंजीर के पत्तों का एक अपना वो बना लिया, कपड़े बना लिए, कपड़े टाइप पत्ते वो पहन लिए कि भाई ऐसा ना हो, हमारे साथ में लाज आती है, शर्म आती है। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ईश्वर का वहां आना हुआ, और ईश्वर ने उन्हें देखा, और देखते ही समझ गए कि इन्होंने उसका फल खा लिया। तो उन्होंने एडम्स को भी और इनको भी उस बाग से निकाल दिया, और वे निकाले गए बाग से, वे हम लोग हैं वहां से, उनकी जो उत्पत्ति है वो हम हैं, क्योंकि ये सारे दुख सुख सब जीवन के हमारे साथ लगे हुए हैं। सर्प को उन्होंने एक क्या कहा कि भाई तुम्हें जीवन भर पेट के बल चलना होगा, उसे श्राप दिया, पेट के बल चलना होगा, और तुम इन्हीं लोगों के पैर के नीचे कुचले जाओगे। ये उनकी कहानी है। वहां से इतना एप्पल का यूज हुआ है, राइट। एप्पल का, किसका एप्पल है ये, एडम्स का एप्पल है, हवा का एप्पल है, वहां से कहा था। वे ईसाई धर्म में मानते हैं कि वहीं से इस जीवन की शुरुआत हुई थी। चलिए साहब, टू एड इंसल्ट टू इंजरी, टू एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब यह है कि और बेइज्जती करना, जितनी थी उसकी और बेइज्जती करना। जैसे कोई आता है साथी, सोचता है कि अब यहां से थोड़ा बच जाएंगे, नहीं, और ज्यादा इंसल्ट करना, जो दुख था उसका दुख को और बढ़ा देना, किसी भी दुख को और बढ़ा देना, ये एड इंसल्ट मतलब इंसल्ट को और ऐड कर देना, जितनी थी
उससे भी ज्यादा उसकी बेइज्जती कर देना। तो ठीक है, ये आपको यूज करने हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ वन साई, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ए बेड ऑफ रोजेज, एडम्स एल, टू ऐड इंसल्ट इंजरी। नेक्स्ट चलिए साहब। देखिए, एट डैगर्स ड्रॉन ऑन इनिमिकल टर्म्स। डैगर्स क्या होता है? डैगर्स होती है तलवारें। तलवारें, तलवारें कब खिंचती है? जब प्यार होता है या दुश्मनी होती है? जब दुश्मनी होती है तब तलवारें खिंच जाती है। तो क्या है? एट डैगर्स ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब खींच ली। तलवारें खिंच जाने का मतलब है आमने सामने आ गई, दो सेना लड़ाई होने के कगार पर है। ऑन इनिमिकल टर्म्स मतलब दुश्मनी की संभावना, हमेशा दुश्मनी के उसमें रहना, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना। एट डैगर, तलवारें खिंची रहना। जैसे यूक्रेन और आजकल रशिया के बीच में तलवारें खिंची रही है, हमारे कश्मीर और भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा एट डैगर्स ड्रॉन रहता है। ये कह सकते हो पाकिस्तान इज एट डैगर्स ड्रॉन रिगार्डिंग कश्मीर। कश्मीर को लेकर वो हमेशा दुश्मनी के उस पे कगार पे रहता है। ऑन इनिमिकल टर्म से मतलब क्या कहते हैं इसे? दुश्मनी के संबंध, दुश्मनी के संबंध। तो क्या कहोगे? इंडिया या पाकिस्तान इज एट डैगर्स ड्रॉन रिगार्डिंग कश्मीर। इंडिया, सॉरी, पाकिस्तान इज एट डैगर्स ड्रॉन, ये डैगर्स ड्रॉन रिगार्डिंग कश्मीर, रिगार्डिंग कश्मीर अपने उसमें यूज करना है। डैगर्स ड्रॉन, जब दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाए तो ये कह सकते हो कि भाई तो डैगर्स ड्रॉन पे है, तलवारें खींच ली है उन्होंने, उन्होंने दुश्मनी की मतलब आवाज दे, बिगुल बजा दिया है, लड़ाई का बिगुल बजा दिया है, तो वो डैगर्स ड्रॉन होता है। डैगर्स ड्रॉन मतलब डैगर्स का मतलब क्या होता है? तलवारें। और इसका क्या मतलब होता है? तलवारें भी कह सकते हो, कोई चाकू भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, हथियार, लड़ने के हथियार जो होते हैं वह डैगर्स होते हैं। और ड्रॉन का मतलब होता है खींच लेना, खींच ली, ये उनके बीच में डैगर्स ड्रॉन हो गया। ये आपको उसमें अपनी लैंग्वेज में यूज करने हैं। सुबह से शाम तक देखना है सिचुएशन कहां मिलती है, कहां आप इसको यूज कर सकते हैं। राइट। अगेंस्ट ए रेनी डे, प्रिकॉशन फॉर एन इमरजेंसी, प्रिकॉशन फॉर एन इमरजेंसी। देखिए यहां क्या है? अगेंस्ट रेनी डे। रेनी डे क्या होता है? आवश्यकता के वे डेज, आवश्यकता के वे डेज जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। क्या है? कि प्रिकॉशन फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए कुछ सेव कर लेना। कोई इमरजेंसी आती है, जैसे हमारे यहाँ भारत में कोरोना आया, कोरोना से पहले हमें पता नहीं था कि हमें ऐसी दवाइयाँ चाहिएगी, कोई इस तरह के भाई वो लगेंगे हमें इंजेक्शन, तो नहीं पता था, तो इसे इमरजेंसी नहीं कह सकते। ये कहेंगे कि हमें पहले से ही पता है। रेनी डे, रेनी डे का मतलब क्या होता है? कहाँ से निकला है ये? पहले क्या होता था कि लगातार 1 महीने तक बारिश हो जाती थी, उसे रेनी डे कहते हैं। कुछ नहीं करा जाता था, घर में बैठकर खाया जाता था, और हमारे पशु जो होते हैं उन्हें वो घर का ही खिलाया जाता था, बाहर नहीं निकला जाता था। तो वहां से रेनी डे आया। रेनी डे का मतलब जब वर्षा हो रही है तो हम किसी करने के लायक नहीं होते, हम उस टाइम पे वो यूज करते हैं जो चीज हमने पहले सेव की है। जैसे एक चींटी हमेशा रेनी डे के लिए सेव करती है, अपना खाना रेनी डे के लिए सेव करती है। ये कह सकते हो एन आंट, एन आंट वर्क्स फॉर ए रेनी डे ऑलवेज। क्या कह सकते हैं कि एक चींटी हमेशा रेनी डे के लिए कार्य करती है। रेनी डे का मतलब क्या होता है? रेनी डे समझ लो इमरजेंसी में काम आने वाला, उसे रेनी डे बोलते हैं। रेनी डे आवश्यकता जब पड़ेगी और आपने आज कोई चीज कमा ली है या कोई चीज सेव कर ली है, वो उस टाइम पे जरूरत पड़ेगी जब आपको इमरजेंसी आएगी, तो ये कह सकते हो दिस थिंग इज फॉर रेनी डे, इज फॉर रेनी डे। जब कभी हमें आवश्यकता होगी, जैसे आप कुछ पैसे सेव करते हो, कुछ पैसे सेव करते हो, तो वो रेनी डे के लिए करते हो, वो इमरजेंसी के लिए करते हो, उसे रेनी डे कहेंगे। राइट। चलिए, एट लॉगर्स हेड, टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी,
ये भी यही है, एट डैगर्स ड्रॉन भी कह सकते हो उसको, इज इक्वल एट डैगर्स ड्रॉन। हॉस्टिलिटी होता है दुश्मनी, हॉस्टिलिटी होता है दुश्मनी। एट लॉगर्स हेड मतलब ये कह लो कि गर्दन काटने के लिए तैयार, गर्दन काटने के लिए तैयार, लॉगर्स हेड्स। और टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें बिल्कुल दुश्मनी के सिवा कुछ हो ही ना। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, एक ऐसी अवस्था मान लीजिए, एट लॉगर्स हेड्स टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी एट डैगर्स ड्रॉन, क्यों क्या कहोगे, दुश्मनी की अवस्था, दुश्मनी की अवस्था। तो इसे यूज करिए, लॉगर्स हेड, इसे यूज करिए कि ये कह सकते हो दे आर एट लॉगर्स हेड nowadays, nowadays due to a piece of ground, ए पीस ऑफ ग्राउंड मतलब क्या कह सकते हो, ये एक ऐसी दुश्मनी है, जैसे दो दोस्त होते हैं ना, दो दोस्त होते हैं और बहुत ही घनिष्ठ दोस्त होते हैं, उन्हें बॉसम फ्रेंड भी कह सकते हैं, फास्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं, इंटीमेट फ्रेंड भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि भाई ये क्या है कि यहां हॉस्टिलिटी और वही दोस्ती जब दुश्मनी में बदल जाए, वो टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी होता है, एट लॉगर्स हेड होता है। मतलब एक ऐसी दुश्मनी, एक ऐसे दूसरे को देखने के बिल्कुल ये मान लो कि दूसरे को शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। एक मूवी आई थी सौदागर, उसमें राजकुमार और दिलीप कुमार का रोल है। तो क्या शुरुआत में बहुत गहरी दोस्ती थी उनके बीच में, तो क्या राजकुमार अपनी बहन की शादी उससे करना चाहता था, दिलीप कुमार से, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए दिलीप कुमार को किसी गरीब लड़की से शादी करनी पड़ गई। तो वहां जब वो शादी करके आया और उसने वचन दिया था अपनी बहन को कि तेरी शादी उससे ही होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब जब उसकी बात नहीं रही राजकुमार की, तो उनके बीच में एक दुश्मनी क्रिएट होती है, दुश्मनी ऐसी कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार, हमेशा तैयार। उस कंडीशन को लॉगर्स हेड टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं कट्टर दुश्मनी उनके बीच में। देयर इज एट लॉगर्स हैंड्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एक कट्टर दुश्मनी क्रिएट हो गई, ये कह सकते हो, राइट। चलिए साहब, चलिए यहां से आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। टाइम हो गया, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।